हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूं आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के एमपीएस के स्टूडेंट्स हैं और उन सभी के पास में एमपीएस 002 का सब्जेक्ट है और 29 अगस्त 2022 को उन सभी का एग्जाम है। या फिर फॉर फर्दर जो भी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उन सभी के लिए भी ये वीडियो रेलेवेंट है। इस क्वेश्चन के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि वैश्वीकरण के आने से, भूमंडलीकरण के आने से या ग्लोबलाइजेशन के आने से राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को क्या हानि पहुंची है। ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम में दो तरीके से पूछा जाता है। टाइप नंबर 1, जिसमें सबसे इजी चीज आपसे पूछा जाएगा, क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा वैश्वीकरण के राजनीतिक आयामों की चर्चा कीजिए। या फिर टाइप नंबर 2, जो आपने ज्यादातर देखा है कि वैश्वीकरण ने किस प्रकार राज्य की जो स्वयं प्रभुत्ता है, राज्य की जो सोवरेनिटी है, उसको किस तरीके से प्रभावित किया है। तो गाइस, ज्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आप सभी को इस क्वेश्चन के अंदर वैश्वीकरण का इंट्रो देना है। वैश्वीकरण का इंट्रो क्या है, मैंने बहुत सी पुरानी वीडियोस में बात कर रखी है, आप डायरेक्टली सर्च की कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा यहाँ पर। जो आपको इस वीडियो में स्पेसिफिक यही पढ़ना है कि राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को वैश्वीकरण ने किस प्रकार से प्रभावित किया है, तो हम डायरेक्टली यही बात करेंगे। इंट्रो के लिए एक अनदर वीडियो बनी हुई है, आप सर्च कर लेंगे वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण बाय सोल सॉल्यूशन, आपको वीडियोस मिल जाएगी। यहाँ पर हम वैश्वीकरण के राजनीतिक आयाम की बात कर रहे हैं, तो वैश्वीकरण ने पूरे विश्व की सरकार को प्रभावित किया है। ना केवल वैश्वीकरण का एक सकारात्मक पक्ष दिखा है हमें, बल्कि वैश्वीकरण का एक नकारात्मक पक्ष भी हमें देखने को मिलता है। यानी वैश्वीकरण के दो प्रभाव है राजनीति के ऊपर, या दो प्रकार के, राज्य की स्वयं प्रभुत्ता के ऊपर दो प्रकार के प्रभाव है, एक अच्छे प्रभाव और एक बुरे प्रभाव, जिसे हम प्रतिकूल और अनुकूल के रूप में समझ सकते हैं। अगर पेपर में आपके प्रतिकूल लिखा हुआ आ रहा है तो इसमें आपको बुरे प्रभाव बताने हैं, अगर आपके पेपर में अनुकूल लिखा आ रहा है तो इसमें आपको अच्छे प्रभाव बताने हैं। ये आप सभी को ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो वैश्वीकरण, अगर हम देखें राजनीतिक वैश्वीकरण विश्व का एक ऐसा रूप है जिसमें देशों को एक मंच मिल रहा है जहां पर वो अपनी बातों को रख सकते हैं, जहां पर विभिन्न देश अपनी जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को रख सकते हैं। लेकिन वैश्वीकरण के अपनाने से इसमें कोई शक नहीं है कि देशों की अर्थव्यवस्था को, देशों की सरकार को लाभ मिला है, परंतु इसकी कुछ कमियां भी है। उन कमियों को भी हम यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पर आप सभी के लिए यही है कि वैश्वीकरण ने राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को क्या किया है, ठेस पहुंचाया है। आप एज इट इज इसको लिख सकते हैं, और इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस पीडीएफ यू कैन डाउनलोड बाय द लिंक विच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, तो नाउ यहाँ पर हम बात करते हैं राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को कैसे प्रभावित किया है। कि राज्य जो है, राज्य पहले क्या था, अपने आत्मनिर्णय लेने की क्षमता। देखो, स्वयं प्रभुत्ता का मतलब ये होता है आत्मनिर्णय लेने की क्षमता। आप आजाद तो हो, लेकिन आप अपने निर्णय खुद ले पाते हो कि नहीं ले पाते। यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एक भारत का, और आप, मैं आशा करता हूं आप लोग थोड़े बहुत राजनीतिक विज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने इस समय श्रीलंका की हालत के बारे में पढ़ा होगा। श्रीलंका के अंदर आपने देखा कि वहां की जो सरकार है वो सरकार गिर चुकी है, आर्थिक इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल लग चुका है, और वहां पर वैश्वीकरण का एक नकारात्मक प्रभाव भी हमें देखने को मिला कि वो देश दूसरे देशों से इतने कर्ज ले चुका था कि वहां पर जो सरकार है वो पूरी तरीके से उन कर्ज को ना तो भर पा रही है, ना जनता की आवश्यकताओं को पूरा कर पा रही है, और यही रीजन है कि वहां की सरकार जो है वो गिर चुकी है। वही दूसरी ओर हम भारत का एक मुख्य उदाहरण लेंगे, तो भारत के अंदर हम देखते हैं कि वैश्वीकरण भारत में भी है, परंतु भारत के अंदर जो है हमारी सरकार खुद अपने आत्मनिर्णय अपने हिसाब से लेती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वैश्वीकरण की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ वैश्वीकरण की बुराइयां हैं। वैश्वीकरण के आने से जो है राज्य की जो स्वयं प्रभुत्ता है, निर्णय लेने की जो क्षमता होती है, उसमें बहुत कमी आ रही है। जैसे मैं आप लोगों को कुछ उदाहरण देता हूं, जैसे पुराने के टाइम पे हमें सूचनाओं के लिए, हमें खबरों के लिए, सूचनाओं के लिए पहले सरकार के ऊपर, राज्य के ऊपर ही निर्भर रहना पड़ता था, परंतु जब से वैश्वीकरण आया है ऐसा नहीं है। अब सूचनाओं के लिए जैसे पहले आकाशवाणी चलती थी, आप सभी को पता होगा आकाशवाणी चलती थी, या फिर आपको पता होगा कि रेडियो चलता था। ये ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में सब जगह चलता था। लेकिन जैसे टीवी आया
तो रेडियो की प्रासंगिकता कम हो गई। अब आज के समय में आप सभी फ़ोन में यूट्यूब चलाते हो या दुनिया भर के ऐसे एप्लीकेशंस हैं आप सभी जो यूज़ करते हो, जिसमें गूगल न्यूज़, इन शॉर्ट बहुत सारी चीज़ें होती है, जिसमें पूरी दुनिया के कोने-कोने के इलाके में अगर छोटी-सी भी घटनाएँ घटती है, तो वो फट से आपके फ़ोन में आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पहले हमें हर चीज़ के लिए सरकार के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। फॉर एग्ज़ाम्पल दूँ, आप सभी देखेंगे कि हर चीज़ के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने इग्नू में भी एडमिशन लिया है मास्टर्स के लिए, तो आपको बुक्स चाहिए थी। बुक्स के लिए आप किस पे निर्भर थे? आपने एडमिशन लिया गवर्नमेंट के ऊपर, यानी गवर्नमेंट के द्वारा ही तो ये ऑर्गेनाइज़ेशन बनाई गई है कि जो मास्टर्स करना चाहते हैं, भई उनको आप सपोर्ट करो, आप उनको क्या करो, डिग्री तो दोगे लेकिन साथ में उनको बुक्स भी दोगे, लेक्चर्स भी दोगे। तो उनको, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनके घर बुक्स पहुँची भी नहीं होगी। तो अब वैश्वीकरण के आने से मैं आज यहाँ पर यूट्यूब पे अगर पढ़ा रहा हूँ फ्री में, तो इस जगह से आप लाभ ले पा रहे हो। तो आप देख रहे हो कि राज्य की हमें सरकार के ऊपर निर्भर नहीं रहने की आवश्यकता है। एक पॉइंट आपसे ये समझना है, जैसे समाचार, पहले समाचार पत्र, है ना? इन सब पे हमें न्यूज़ मिलती थी। आप फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे आपको मिल जाती है, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी सूचनाएँ या नई-नई पोस्ट मिल जाती है। किसी की डेथ हो जाती है तो आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति नहीं रहा, किसी ने स्टेटस अपडेट किया, तो वगैरह-वगैरह। आप इस पॉइंट को इस तरीके से समझ सकते हो कि राज्य की स्वयंप्रभुता कैसे हानि पहुँच रही है। दूसरी बात, इसी के अंदर देखेंगे कि वैश्वीकरण के आने से राज्य में नई-नई तकनीकें आ रही हैं। नई-नई तकनीकें आ रही हैं जिससे राज्य को शासन चलाने में आसानी हो रही है। जैसे हम बात करते हैं लोकतंत्र के अंदर, शासन चलाने में कैसे आसानी हो रही है? लोकतंत्र में सरकारें कैसे चुनाई जाती है? तो आप बोलोगे चुनाव के द्वारा चुनी जाती है। चुनाव जब होते हैं तो उसके बाद में वहाँ पर जो भी चुनाव जीतता है वो लोकतांत्रिक रूप से सरकार बनाता है। लेकिन पहले चुनाव जब होते थे तो बैलेट पेपर पे होते थे, जिसमें स्टैंप लगाई जाती थी और कैंडिडेट के जिसको भी वोट देना होता था उसके आगे चिन्ह लिखा होता था, उस पे टिक कर देते थे और भई उस कैंडिडेट को हम चुन लेते थे। बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता था। अब आज के समय में बैलेट पेपर की जगह पर ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है और ये हमारे देश ने विकसित नहीं करी है। हालाँकि 2005 के बाद से देश में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो सब ईवीएम में होते हैं। लेकिन आप ये देखेंगे कि इससे सरकार को शासन चलाने में तो आसानी हुई। पहले चुनाव में वोटों की धांधली हो जाती थी, कम से कम अब ये तो नहीं होती। तो आप ये देखेंगे कि भई डिजिटल रूप से चुनाव के नतीजे जो हैं वो स्पष्ट रूप से निकल जाते हैं, है ना? इसके अंदर आप देखेंगे कोरोना काल में भी डिजिटल रूप से चुनाव प्रचार हुआ। तो ये क्या है? बहुत जगह पर आपने देखा कि वैसे नेताओं की रैलियों में आपने बहुत सारे पोस्ट देखे होंगे कि भई लोग, इंसान रोज़गार के लिए बाहर जाते हैं तो लॉकडाउन लग जाता है। नेताओं ने भर-भर के रैलियाँ करी, तब कोई कोरोना नहीं था। तो इस समय हम क्या देखते हैं? इस समय हम देखते हैं कि डिजिटल रूप से चुनाव प्रचार हुआ और जब डिजिटल रूप से चुनाव प्रचार हुआ तो इसका कुछ लाभ भी हुआ है, कुछ नुकसान भी था। तो फ़ायदा तो हमें दिखता है कि भई डिजिटल रूप से जब चुनाव प्रचार होता है तो उसका जो भी फ़ायदा है वो पर्टिकुलर जिस चीज़ के थ्रू किया जा रहा है उसको इनकम का सोर्स उसके लिए बन जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारी सरकार को चलाने में, शासन चलाने में आसानी हो रही है। अगला है, कृषि उत्पादनों के लिए नई-नई तकनीकें मिल रही है। जैसे कृषि उत्पादन जो है हमारा काफ़ी मुनाफ़े में जा रहा है, काफ़ी फ़ायदे में हो रहा है। जैसे दूसरे देशों में अगर कृषि की अच्छी सुविधा है तो हम उनकी सुविधा को एडॉप्ट कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी हमें सीसीटीवी मिल गई, कंप्यूटर्स मिल गए, जिन तकनीकों के कारण आज जो है लिखने का कार्य जो है वो आसान हो गया है। इसके अलावा हमारा लिखने का कार्य का मतलब रिकॉर्ड रखने में आसानी हो गई है। सीसीटीवी कैमरे से हम निगरानी कर सकते हैं। पहले एक सोल्जर को रखते थे कि आपको यहाँ निगरानी रखनी है, कोई यहाँ से घुसपैठ ना करे। अब एक सोल्जर बैठा हुआ है, कोई घुसपैठ कर रहा है, क्या कर रहा है, हमारे पास सारे पुख्ता एविडेंस हो सकते हैं। तो ये आई होप आपको क्लियर होगा। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है, वैश्वीकरण के कारण बहुपक्षीय समझौते। देखो, दो प्रकार के समझौते होते हैं। एक द्विपक्षीय होते हैं जो दो देशों के बीच में होते हैं, वो द्विपक्षीय समझौते होते हैं। और वैश्वीकरण के कारण बहुपक्षीय समझौते में वृद्धि हुई है। बहुपक्षीय समझौते वो समझौते होते हैं जिसमें दो देश नहीं बल्कि दो से अधिक देश शामिल होते हैं। वैश्वीकरण के कारण जो है विश्व में एकीकरण हो रहा है, बहुत सारे नए नए संगठन बन गए। जैसे आपने देखा होगा ब्रिक्स बन गया, क्वाड बन गया, इसके अलावा अपेक, बहुत सारे ऐसे संगठन बन गए हैं जिनकी वजह से देशों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो एक दूसरे के नजदीक आ गई है। और इन सभी बहुपक्षीय समझौतों को करवाने में कहीं ना कहीं WTO की बहुत बड़ी भूमिका है। जैसे अभी मैं आप लोगों के सामने एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल दूंगा, आप उस तरीके से समझेंगे। अब भाई समझौता करने से हमारी संस्कृतियां एक दूसरे देशों में
आदान प्रदान हो रही है, राजनीतिक रूप से हम एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, आर्थिक रूप से अगर हम देखें तो एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को सपोर्ट कर पा रहे हैं। और जैसे भारत और इजराइल और सोवियत संघ के साथ में सामरिक जो है चीजें, जैसे इजराइल से भारत क्या करता है, इजराइल से भारत जो है इजराइल से क्या करता है, बहुत सारे हथियार खरीदता है। इजराइल भी भारत को कृषि के अंदर सपोर्ट करता है। सोवियत संघ से भारत जो है क्या करता है, बहुत सारे हथियार खरीदता है। अब ये ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये आर ऐसे हल्का से आर ट्रिप्स, तो इसे बोलते हैं राइट्स। एस से रात में शाम के टाइम, सॉरी शाम के लास्ट में राइट है। तो यहाँ पर हम ट्रिप्स जैसी समझौतों में वृद्धि हुई। आप बोलोगे ट्रेड ट्रिप्स क्या होता है, इसे बोलते हैं बौद्धिक संपदा का अधिकार। क्या बोलते हैं, ये आपको अगली क्लास में पढ़ना भी होगा, बौद्धिक संपदा का अधिकार, बौद्धिक संपदा का अधिकार। अब ये बौद्धिक संपदा क्या होती है, जैसे मैं इस वीडियो को भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस वीडियो को ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे और सोचेंगे सर की अच्छी वीडियो है, इसको दोबारा से डाल देते। लेकिन ये ट्रिप्स नाम की संधि हमें ये बात कहती है कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने दिमागी कौशल से मेहनत करके कोई चीज बनाई है और उसका पेंटिक नेम उसके पास में, इसकी ऑथराइजेशन मेरे पास में, तो कोई और आपकी चीज को चोरी नहीं कर सकता। कोई एक व्यक्ति ने कैंसर की दवाई बनाई और उस कैंसर के दवाई का फॉर्मूला जो है अगर किसी को इमरजेंसी पर्पज के लिए चाहिए, जैसे पूरे देश में बुरी हालत होगी, तो यूज कर सकता है इमरजेंसी पर्पज से। अन्यथा जब तक मैं यहाँ से ऑथराइजेशन नहीं दूंगा या फिर जिस व्यक्ति ने बनाया वो ऑथराइजेशन नहीं देगा, जब तक वो नहीं यूज किया जा सकता। तो इसमें आप देखो, आप ऐसे भी समझ सकते हो, किसी एक व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, अपने इतने पैसे खर्च कर दिए एक खोज के लिए, और दूसरे लोग उसको चुरा ले। इसलिए WTO क्या करता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क या फिर पेंटिक नेम, इन सब चीजों को आपको सुरक्षा प्रदान करता है। और ये वैश्वीकरण के आने से हमें मिला है, नहीं तो चाइना तो हर चीज की कॉपी बना दे भाई, हर चीज का एक अल्टरनेट निकाल दे और फिर पूरी दुनिया तो बेवकूफ बनती रहेगी, ऐसे ओरिजिनल चीजें किसी को मिलेगी नहीं। तो वैश्वीकरण के आने से, जैसे आपने देखा भी होगा, वैश्वीकरण के आने से नागरिकता लेने में काफी आसानी हुई है। अब देखो नागरिकता लेने में काफी आसानी कैसे हुई है, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले नागरिकता के लिए आपको सरकार को अप्लाई करना पड़ता था, जैसे किसी भी देश की नागरिकता चाहिए, किसी भी देश में आपको घूमने के लिए भी चाहिए, वीजा आपको चाहिए, तो आप फलाना देश के अंदर अप्लाई करते हो कि भाई मैं उस देश में घूमना चाहता हूँ, मेरा वीजा बना दीजिए, आप उसकी एम्बेसी में अप्लाई करते हो। तो भाई नागरिकता सरकार की इच्छा के ऊपर था, आपको दे या ना दे। परंतु आज के समय में आप कह दो किसी देश को कि मैं 200 करोड़ का, 100 करोड़ का, 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, कोई भी देश आए आपको बोलेगा बिल्कुल जी करिए, आपको नागरिकता भी मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो है आज के समय में नागरिकता लेना जो है बहुत आसान हो गया है कंपेयर टू पहले। हम ये कह सकते हैं कि नागरिकता लेना पहले बहुत मुश्किल था, परंतु वैश्वीकरण के दौर में आज विभिन्न देशों में अलग अलग मापदंड बन चुके हैं। कहीं पर ये होता है कि आप वहां पर प्रॉपर्टी खरीद लो, कहीं कहता है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर लो, कोई कहता है हमारे यहाँ पर अगर आपको अच्छी पोस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ लिख रहे हो, आप कल को बहुत अच्छे प्रोफेसर बन जाते हो, आपके छोटे भाई बहन हो सकता है डॉक्टर की पढ़ाई करें, कल को बहुत अच्छे डॉक्टर बन जाते हैं, तो अगर वो विदेशों में नौकरी पाने में सफल हो जाते हैं तो उन्हें नागरिकता मिल जाती है। कोई शादी कर लेता है वहाँ पर तो उन्हें नागरिकता मिल जाती है। विदेशी निवेश कर दो आप किसी देश में, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल लिया था, बहुत तो नागरिकता मिल जाएगी। किसी देश में आप लंबे समय तक निवास कर लो तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि नागरिकता लेना कोई मुश्किल कार्य नहीं है, नागरिकता आसानी से ली जा सकती है। वैश्वीकरण के आने से अब पार राष्ट्रीय का मतलब होता है देश के बाहर, आतंकवाद को भी बहुत बढ़ावा मिला है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा, आपके कोई रिश्तेदार, आपके मित्र, भाई बहन, दोस्त, उनके कोई रिश्तेदार, उनकी फैमिली नेटिव जो है वो इंडिया में रहती है, लेकिन वो पैसे कमाने के लिए कहाँ गए, वो किसी फॉरेन कंट्री में, ज़्यादातर इंडिया में से सऊदी अरेबिया, कतर या फिर और भी देशों में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन, अलग अलग देशों में जाते हैं। अब भाई वहां पर गए, वहां पर से उन्होंने अपनी फैमिली को पैसे भेजे, तो ये पैसे जो भेजा, अब इसी तरीके से आतंकवाद को भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पैसे भेज देते हैं, यानी अपनी फैमिली के थ्रू इस तरीके से वो पैसे भिजवा देते हैं ताकि आतंकवादियों को पैसे भी मिल जाते हैं। तो हमने देखा कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तो आतंकवाद की आवाजाही में, मैं आपको बता दूं अभी एक न्यूज थोड़े दिन पहले ही वायरल हुई थी काफी ज्यादा, कि आपने सुना होगा NRC अभी लागू हुआ था। इसके तहत हम पाकिस्तान के लोगों को, बांग्लादेश के लोगों को, हिंदुओं को क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर नागरिकता दे रहे थे। तो उसमें से एक व्यक्ति ऐसा पकड़ा गया है जो पाकिस्तान से भी आया है, वो 3 साल से भारत में रह रहा है,
वो और पाकिस्तान हिंदू था वो, और पाकिस्तान का एजेंट के रूप में यहाँ की सारी गुप्त सूचनाएं वहां पर दे रहा था। तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि वैश्वीकरण से हम एक दूसरे के जैसे जैसे क्लोज आ रहे हैं, तो उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और उसके बहुत सारे नुकसान भी हैं। तो हम ये भी देख सकते हैं कि एक देश से दूसरे देश में मुद्राएं जा रही है, पैसे जा रही है। जैसे आपके कोई रिश्तेदार है, चाचा ताऊ या फिर कोई दोस्त उस देश में काम कर रहा है, तो जो एफडीआई है, जो उस देश की अमाउंट है, फॉरेन फॉरेन अमाउंट है, देखो एक तो इन्वेस्टमेंट होता है, फॉरेन अमाउंट होता है, तो वो फॉरेन अमाउंट हमारे देश में आ रहा है, उससे हमारे देश में देखो अर्थव्यवस्था को तो लाभ मिलता है, लेकिन आतंकवादी जैसी गतिविधियों को भी बढ़ावा मिल रहा है, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद है वैश्वीकरण के कारण नए आतंकवादी संगठन बहुत आसानी से जुड़ रहे हैं। जैसे व्हाट्सएप है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन देता है आपको, आपने यहाँ से मैसेज में क्या बात किया, बीच वाले व्हाट्सएप को भी नहीं पता, आपको लास्ट तक आप अपनी सूचनाएं आजकल बिल्कुल इजीली दे पाते हो। जितने भी आजकल बेकार काम होते हैं, बेकार का मतलब खराब काम, तो वो क्या करते हैं कि व्हाट्सएप पे कॉलिंग के थ्रू करते हैं, वो आपको व्हाट्सएप पे ठगी करेंगे या इधर उधर करेंगे। तो वैश्वीकरण की वजह से एक ये डिमेरिट भी हमारी आया कि हमारी सरकार इसको कुछ कर ही नहीं पाती है। इनकी प्राइवेसी है, इनकी पॉलिसी ऐसी है, अगर आप इनकी पॉलिसी को चेंज करने के लिए अपने देश में कहते हैं, जैसे व्हाट्सएप को आप कहते हैं कि नहीं भाई हम आपके मैसेज देखना चाहते हैं कि भाई हमारे देश के लोगों को क्या चाहिए, तो व्हाट्सएप कहेगा हम ऐसा कर ही नहीं सकते, हमारी पॉलिसी के खिलाफ है, हम आपके देश में बिजनेस नहीं करेंगे, हम आपके देश में काम नहीं करेंगे। और आज के समय में अगर ऐसा अगर हो गया तो सोचो कितने लोग हैं व्हाट्सएप को आज यूज करते हैं, तो कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। तो वैश्वीकरण के कारण आतंकवादियों को फंडिंग यानी मनी लॉन्ड्रिंग जिसे हम बोलते हैं, उनमें भी वृद्धि हुई है, और हथियारों के क्रय विक्रय में भी क्या हुई है, आसानी हो गई है। अभी आपने देखा होगा हथियारों के क्रय विक्रय या फिर हथियारों को बनाने में भी, अभी मैं आपको बताता हूँ, अभी जापान के फॉर्मर जो थे, जापान के जो फॉर्मर शिंजो आबे, आपने नाम सुना होगा, उनकी गोली मार के हत्या कर दी जब वो एक सभा को संबोधित कर रहे थे। अब यूट्यूब पे बहुत तरह की चीजें, बहुत अच्छी भी चीजें, बहुत बुरी भी चीजें, कि गन कैसे बनाए, क्या चीजें कैसे बनाए, तो आपको सारे के सारी वीडियोस आपको वहां पर अवेलेबल मिलने लगती है। लेकिन आपने देखा कि हैंडमेडेड गन थी, जैसे शिंजो आबे जी की गोली मारकर हत्या कर दी, और नेवी का उजवान था। तो हमने ये देखा कि वैश्वीकरण के आने से हमने ये देखा कि भाई आतंकवाद को या फिर हिंसाओं को भी बढ़ावा मिल रहा है, आप ये भी कह सकते हो। वैश्वीकरण के कारण विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF बोलते हैं, और विश्व बैंक WB आदि आर्थिक संगठन के सदस्य देश बढ़ रहे हैं। इनमें नए नए सदस्य देश शामिल हो रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल WTO के पहले मेंबर हम नहीं थे, लेकिन उसके बाद में हम मेंबर बन गए, जिसके बाद में सदस्य देशों को ये इतने कठोर शर्तें माननी पड़ रही है, जिससे कि पश्चिमी देशों का अनुसरण हो रहा है, यानी पश्चिमी देशों को बहुत ज्यादा लाभ मिल रहा है। और सबसे देखो, मैंने पॉइंट इसके अंदर कुछ इस प्रकार से आप लोगों के लिए सजाए हैं, कुछ इस तरीके से, जिसमें शुरू के भी बढ़िया पॉइंट, लास्ट के भी बढ़िया पॉइंट, टीचर पढ़ेगा तो बिल्कुल बढ़िया नंबर मिलेंगे आपको। अगला है पश्चिमी देशों के द्वारा नव उपनिवेशवाद बढ़ रहा है। अब देखो श्रीलंका का एग्जाम्पल हो, श्रीलंका ने वैश्वीकरण को ढंग से समझा नहीं और अपने देश की अर्थव्यवस्था पूरी खत्म कर दी। कैसे खत्म कर दी, चाइना के अधीन हो गया वो। चाइना का बहुत सारा कर्जा है, चाइना ने उसका एक कोलंबो पोर्ट नाम सुना होगा, उसकी राजधानी भी है कोलंबो का एक काफी बड़ा पोर्ट, उस पूरी तरीके से पोर्ट को कब्जा लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पश्चिमी उपनिवेशीकरण जो है, पश्चिमी उपनिवेशीकरण या फिर चाइना का उपनिवेशीकरण कह लो, कुछ भी कह लो, उपनिवेशवादी है, मतलब नव उपनिवेशवाद की अपनी जो है, पहले पहले उस देश को क्या कर लो, अपनी नीतियों, अपनी तकनीकें दे दो, पहले उसे पूरी तरीके से अपने अधीन कर लो, और बाद में जब अपने अधीन कर लो ना, तो उसके बाद में उसे क्या करो, अपने हिसाब से, जिस हिसाब से भी पॉलिसीज बनवानी है आपको उस देश से, उस हिसाब से पॉलिसीज बनाओ। तो आजकल पश्चिमी देश क्या कर रहे हैं, यही कर रहे हैं कि नव उपनिवेशवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। वैश्वीकरण के कारण आर्थिक लाभ कमाने के लिए वे विकासशील और अल्प विकसित देशों में कर्जा दे देते हैं, अपनी कंपनियों को बेच देते हैं, और वो कंपनियां क्या करती है, धीरे धीरे पूरे मार्केट पे अपना कंट्रोल कर लेती है। पहली बात। दूसरी बात, अगर वो कर्ज देते हैं तो उस कर्ज के जो ब्याज की दर है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाती है, इतनी बढ़ जाती है कि देश देने में असमर्थ हो जाता है। और जैसे मैंने बताया कि अभी कोलंबो पोर्ट पर श्रीलंका के चाइना ने कब्जा कर लिया, तो इसी तरीके से वो उनके क्षेत्रों को भी फिर हथियाने लगती है, संसाधनों का तेजी से उनका दोहन होने लगता है। तो इस तरीके से आप देखते हो कि विकसित देशों को क्या है ना, तो उनका देखो यहाँ पर एक कंपनी अमेरिका है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक अमेरिका है, और एक तरफ एक विकासशील देख लेते हैं, सूडान देख लेते हैं, कि सूडान को देख लेते हैं, काफी अल्प विकसित देशों में ही आता है सूडान। तो भाई अब एक अमेरिका है, अमेरिका ने क्या किया, अपनी एक कंपनी को सूडान में भेज दिया, सूडान में भेज दिया। अब सूडान की यहाँ पर कंपनी आ गई, अब भाई ये कंपनी अमेरिका की है, सूडान में स्थापित हो गई, अब सूडान से ये कच्चा माल लेगी, सूडान में ही बेचेगी,
और सूडान से ही पैसा कमाएगी, अपने देश ले जाएगी। इस अमेरिका की देश की कंपनी का कुछ नुकसान हुआ, कुछ नुकसान नहीं हुआ, नुकसान कुछ नहीं हुआ। संसाधन भी इनके खत्म हो रहे, पैसे भी इनसे कमाए जा रहे हैं और फायदा सिर्फ किसको हो रहा है, इनको। तो यहाँ पर आप ये देख सकते हैं वैश्वीकरण की ये एक कमियां हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एमएनसीज, टीएनसीज दोनों तरह की, यानी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन, राष्ट्रीय निगम और बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ये वैश्वीकरण के आने से देशों में अपनी मनमानी कर रही है और सरकार जो है इनको रोकने में असमर्थ है। अगर सरकार इनके नियमों के अनुसार काम नहीं करती तो ये क्या करती है, देश छोड़ने की धमकी देती है। ये अपने कर्मचारियों का क्या करती है, अधिक शोषण करती है। जैसे आप बीपीओ के अंदर देख लो, आप बीपीओ छोड़ दो, आप किसी भी जगह चला जाओ, केएफसी चले जाओ, कैलिफोर्निया फ्राइड चिकन, आप डोमिनोज चले जाओ, आप कहीं चले जाओ, वहां पर जितने भी कर्मचारी हैं काम करने वाले, उनको आपको लगेगा तो उनका लाइफस्टाइल वहां पर उनको देखकर यार अच्छी जगह काम करते हैं, लेकिन उनको सैलरी नाम मात्र रूप से दी जाती है और काम उनसे इतना ज्यादा करवाया जाता है, आप इस बात से दंग रह जाओगे। पूरा दिन खड़े होकर काम करना पड़ता है, बैठने की कोई जगह नहीं होती। भारत एयरलाइंस, जैसे देखिएगा भारतीय एयरलाइंस ने कई बार अपने कर्मचारियों को निकाल दिया है। कैसे निकाल दिया है भारतीय एयरलाइंस ने, भाई ये प्राइवेट है, ये क्या है, प्राइवेट, और कई बार प्राइवेट ये जो कर्मचारी उस पर काम कर रहे थे उनको निकाल देते हैं। क्यों निकाल देते हैं, क्योंकि उनसे सस्ते श्रमिक मिल जाते हैं उनको, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि उन लोगों को काफी समय हो चुका होता है, उनसे सस्ते श्रमिक मिल जाते तो हटा देते हैं। आर्थिक साम्राज्यवाद में वृद्धि हो रहा है। पश्चिम और विकसित देश जो है इंटरनेट की तकनीकों के साथ में ऐसा जाल इन्होंने बिछा दिया है जिससे अल्प विकसित देश जो है वो पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो गए हैं और इस तरीके से देश की जो गोपनीयता की जो बातें हैं वो भी लीक होती जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है आज की इस नई वीडियो से आप सभी को बहुत वैल्यू मिलेगी और इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करेंगे, अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बाकी नई वीडियो आप सभी के लिए जल्दी आ जाएगी, ये 3 लिखा हुआ है, नई वीडियो आप सभी के लिए जल्दी आ जाएगी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि अगली वीडियो जब भी मैं आप सभी के लिए बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका सबसे ज़्यादा लाभ उठा सके। मिलता है गाइज आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और ये पीडीएफ अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कर सकते हैं।